नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज जीएनटी स्पेशल में आपको लिए चलेंगे चांद के पार। चांद पर फतेह पाने की दिशा में नासा ने इतिहास रच दिया है। पूरी आधी सदी बाद नासा ने एक बार फिर एक कामयाब मिशन मून को अंजाम दिया है। नासा का आर्टेमिस 1 चांद का दरवाजा खटखटाकर सुरक्षित लौट आया है। 16 नवंबर को नासा ने अपने मून मिशन का पहला चरण आर्टेमिस 1 लॉन्च किया था। आर्टेमिस 1 के जरिए भेजा गया ओरियन कैप्सूल 25 दिनों में लाखों किलोमीटर की यात्रा करके प्रशांत महासागर में सकुशल लैंड हुआ। इस मिशन के दौरान ओरियन चांद से 130 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने में कामयाब रहा। ओरियन में लगे कैमरों ने चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद बेहद दिलचस्प तस्वीरें भेजी हैं। आपको बता दें कि नासा के मिशन मून का यह पहला चरण है और तीसरे चरण में इंसानों को चंद्रमा पर उतारा जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर चांद की दहलीज को छूकर कैसे हुई ओरियन की घर वापसी। इंसान के मिशन मून को मिली नई रफ्तार। नासा के मिशन मून का नया माइलस्टोन। चांद की दहलीज छूकर लौटा आर्टेमिस 1। प्रशांत महासागर में ओरियन की सुरक्षित वापसी। अनंत अंतरिक्ष में 25 दिनों के सफर और 23 लाख किलोमीटर की हैरतअंगेज यात्रा के बाद नासा का मिशन आर्टेमिस 1 आखिरकार सफलतापूर्वक पूरा हो गया। ओरियन कैप्सूल की सुरक्षित वापसी के साथ ही इंसान के मिशन मून में एक नए युग का आगाज हो गया। 3 पैराशूट के साथ जब आर्टेमिस 1 का ओरायन कैप्सूल समंदर की लहरों पर उतरा तो ये मौका सिर्फ नासा के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक बन गया। आर्टेमिस की ये सुरक्षित वापसी वैज्ञानिकों को चांद पर फतह हासिल करने की राह दिखा रही है। रविवार रात 11:10 पर ओरियन स्पेसक्राफ्ट 14 लाख मील की यात्रा कर पृथ्वी पर वापस लौट आया। इसकी लैंडिंग मैक्सिको के ग्वाडालूप द्वीप के पास प्रशांत महासागर में हुई। नासा ने 25 दिन पहले 15 नवंबर को यह मिशन तीसरी कोशिश में लॉन्च किया था। नासा के मुताबिक पृथ्वी में ओरियन की एंट्री बेहद खास है। पहली बार स्किप एंट्री तकनीक अपनाकर धरती पर किसी स्पेस कैप्सूल की लैंडिंग करवाई गई है। ये जो आर्टेमिस 1 है ये अनक्रूड था और इसमें कोई मनुष्य नहीं था, कोई एस्ट्रोनॉट नहीं थे। उनके जगह इन्होंने मैनिक्विन लगाए हुए थे। अभी जहां तक इसका स्प्लैश डाउन और लैंडिंग का सवाल है, उनका एक मकसद ये था, एक ऑब्जेक्टिव ये था कि ओरायन का जो हीट शील्ड है वो कितना काम करता है, उसका एफिकेसी क्या है वो देखना। जब वो पृथ्वी की ओर वापस आ रहा है, एसएलएस और ओरायन 2 जो प्लेटफॉर्म्स थे उसमें से एसएलएस अलग हो जाता है और ओरायन जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स बाद में होंगे वो पृथ्वी में जाकर समुद्र महासागर में गिरेंगे। अभी इनका स्पीड जो था, इनका जो गति था वो कुछ 40,000 किलोमीटर पर आवर था। इस पूरी प्रक्रिया में 3 स्टेप्स थे। सबसे पहले ओरियन ने पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में एंट्री की। इसके बाद ये अपने अंदर मौजूद कैप्सूल की मदद से वायुमंडल के बाहर आया। आखिर में पैराशूट के जरिए दोबारा वायुमंडल के अंदर आ गया। धरती के वायुमंडल में वापसी के दौरान ओरियन कैप्सूल की सतह का तापमान लगभग 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। ये तापमान सूरज की सतह के तापमान से लगभग आधा है। स्किप एंट्री के दौरान स्पेसक्राफ्ट के क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो गए। सर्विस मॉड्यूल आग में झुलस गया तो वहीं क्रू मॉड्यूल अपनी तय जगह पर पैराशूट के सहारे गिरा। वायुमंडल में दोबारा एंट्री से उसकी गति काफी धीमी हो गई। समुद्र में स्प्लैश डाउन से पहले केवल 20 मिनट के अंदर ओरियन की रफ्तार को 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक लाया गया।
इसके बाद पैराशूट की मदद से ओरियन को प्रशांत महासागर में उतारा गया। जब स्प्लैश डाउन हुआ, यानी कि कुछ 4 मिनट पहले कुछ 8 किलोमीटर ऊपर इसके पैराशूट डिप्लॉय हुए और ये 40,000 किलोमीटर पर आवर से लेकर ये कुछ 20 किलोमीटर पर आवर तक आकर समुद्र में जाकर गिरा। तो यही मतलब कार्य था जो हुआ और ये सफल। नासा ने 53 साल बाद अपने मून मिशन आर्टेमिस के जरिए इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने की योजना बनाई, तो इसकी शुरुआत आर्टेमिस 1 की उड़ान से हुई। 16 नवंबर को आर्टेमिस ने चांद की तरफ अपने सफर का आगाज किया। आर्टेमिस 1 में कोई एस्ट्रोनॉट नहीं था, लेकिन आने वाले वक्त में एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए ये मिशन बेहद अहम था। नासा ने इसे अपनी तीसरी कोशिश में रवाना किया था। इससे पहले इसी साल 29 अगस्त और 3 सितंबर को भी लॉन्चिंग की कोशिशें हुई थीं, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी और मौसम खराब होने के चलते इन्हें टालना पड़ा था। लेकिन 16 नवंबर को पूरी प्लानिंग के बाद नासा ने इंसान को चांद पर भेजने के अपने महत्वाकांक्षी मिशन का आगाज किया था। अपने इस मिशन में आर्टेमिस 1 ने 25 दिनों तक अंतरिक्ष में बिना किसी दिक्कत के अपना सफर पूरा किया। इस दौरान आर्टेमिस ने करीब 22,53,000 किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान ओरियन 2 बार चांद की सतह के बेहद नजदीक से गुजरा। मिशन के दौरान ओरियन कैप्सूल चांद की सतह से लगभग 128 किलोमीटर नजदीक से होकर गुजरा। ओरियन ने ट्रैंक्विलिटी बेस के 2,500 किलोमीटर ऊपर से उड़ान भरी। ये वही बेस है जहां 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन उतरे थे। अपोलो मिशन के बाद ये पहली बार है जब नासा का कोई कैप्सूल चांद के इतने नजदीक गया था। मिशन के दौरान आर्टेमिस 1 ने चांद के चक्कर लगाए। बेहद नजदीक से चांद की सतह और धरती की तस्वीरें भेजी। कई अहम जानकारियां जुटाने के बाद वो ओरियन धरती की तरफ रवाना हुआ और आखिरकार रविवार रात ओरायन कैप्सूल नासा के वैज्ञानिकों के लिए राहत और कामयाबी का पैगाम लेकर सुरक्षित वापस लौट आया। इस कैप्सूल को सुरक्षित लौटाना ही वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इसी कैप्सूल में बैठकर भविष्य में अंतरिक्ष यात्री मून मिशन पर जाएंगे। आमतौर पर अंतरिक्ष वापसी के सफर में एक स्पेस कैप्सूल को वायुमंडल में आते ही हजारों डिग्री के तापमान का सामना करना पड़ता है। जरा सी तकनीकी खामी चंद सेकंड में कैप्सूल को झुलसा सकती थी, लेकिन ओरियन की सुरक्षित लैंडिंग के साथ ही मिशन की हैप्पी एंडिंग हो गई। This is a great day, not only for America, but it's a great day for all of our international partners. That's a difference from 50 years ago. 50 years ago, we went as a country, as a government. Today, we go with not only international partners, but also commercial partners. And so it is the beginning of the new beginning, and that is to explore the heavens. वैसे आपको बता दें कि आर्टेमिस 1 का लॉन्च इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने की योजना की शुरुआत भर है। नासा के मिशन के मुताबिक इंसान 2025 में न सिर्फ चांद पर कदम रख सकता है, बल्कि 1972 के अपोलो मिशन के यात्रियों से ज्यादा समय तक वहां वक्त भी गुजार सकता है। अभी इस प्रोग्राम में नासा ने ये सोच रहा है कि ये पहला कदम है मून में एक परमानेंट स्टेशन कंस्ट्रक्ट करने की। कंटिन्यूअसली मून में रहने के लिए एक स्टेशन एस्टैब्लिश करना वो लक्ष्य है, बट ये पहला कदम। इस कदम में कोई नहीं आएगा, ये जस्ट चांद के पास जाके वापस आ जाएगा। फिलहाल आर्टेमिस 1 की कामयाबी ने वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष में नई राह खोल दी है। इस राह पर चलकर ही भविष्य में एक बार फिर इंसानों के कदम चांद पर पड़ेंगे। अगर ये मिशन पूरी तरह कामयाब रहा तो ये विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
किसी भी स्पेस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट की सुरक्षित वापसी बेहद अहम होती है। धरती के वातावरण में वापस दाखिल होते हुए एक स्पेस कैप्सूल बेहद तेज गति के साथ हजारों डिग्री तापमान का सामना करता है। ओरियन की धरती पर री एंट्री के लिए नासा ने इस बार एक खास तरीका अपनाया था। इसे स्किप एंट्री कहा जाता है। आइए स्पेस साइंटिस्ट से समझते हैं कि आखिर स्किप एंट्री क्या होती है और इसकी मदद से किस तरह हुई ओरियन की स्मूथ लैंडिंग। इसका जो गति था वो कुछ 40,000 किलोमीटर पर आवर था, 39,600 किलोमीटर एग्जैक्टली। तो उसको ये कम करना है। इस स्पीड पे आएगा, पृथ्वी में गिरेगा तो इसके कुछ नामो निशान नहीं रहेंगे। तो इसको गति को कम करना है। किस तरह से कम करें? जो मेरे ख्याल में मैं जो सिमिली इस्तेमाल करूंगा, अगर आप एक पत्थर फेंकते हैं पानी के ऊपर तो ये 2-3 बार उठकर फिर नीचे डूब जाता है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो ओरायन है उसको पहले वो आता है, ये पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर आता है एक बार, फिर फ्रिक्शन के माध्यम से वो बाहर फिर चला जाता है थोड़ी देर के लिए और फिर अंदर आता है। तो यानी कि एक स्किप करता है। तो इसको स्किप टेक्निक कहते हैं। इससे क्या होता है कि गति काफी कम हो जाता है। फिर कुछ 8 किलोमीटर पहले, यानी कि स्प्लैश डाउन के 8 किलोमीटर पहले ये इसके पैराशूट डिप्लॉय होते हैं और ऐसे कई पैराशूट डिप्लॉय होकर ये धीरे धीरे नीचे समुद्र की ओर स्प्लैश डाउन करता है। तो ये मैं कहूंगा यही एक स्किप टेक्निक है जिससे हम गति को कम कर सकते हैं। चांद पर बस्ती हो अपनी, कब ऐसा हमने सोचा था। अब आपने सोचा हो या नहीं, नासा का इरादा तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। नासा के मुताबिक इस दशक के अंत तक इंसान चांद पर लंबे समय के लिए रुक सकेंगे। ये इंसान की बस्ती को चांद पर आबाद करने का पहला कदम है। जरा सोचिए कैसी होगी वो दुनिया जब बच्चे गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर नहीं बल्कि चंदा मामा के घर जाएंगे। अब सवाल ये भी है कि वो कौन सा साल या तारीख है। चांद इंसानों का एक और ठिकाना होगा। जी हां, चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ये मिशन कैसे इंसान के ख्वाब को पूरा करने जा रहा है। Three, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. इंसान का एक छोटा सा कदम, लेकिन मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। चांद की सतह से टकराकर धरती के दिल की ये आवाज आज आधी सदी बाद भी अनंत अंतरिक्ष में गूंज रही है। लेकिन इंसान की फितरत है आगे और आगे बढ़ते जाना। 60 के दशक में ही चांद के आंगन में चहलकदमी कराए इंसान का मन अब बस एक छलांग से कहां मानेगा। अब तो चांद पर नई दुनिया बसाना है। अब चांद को अपना घर बनाना है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां चांद को पाने के सपने के पीछे कई दशकों से काम कर रही हैं। नासा का आर्टेमिस अभियान उसी सपने की ओर इंसान का एक बड़ा कदम है। आर्टेमिस 1 के साथ ही नासा ने चांद पर बेस बनाने और भविष्य के अभियानों के लिए चांद पर इंसान के लंबे समय तक रह पाने को मुमकिन बनाने के लिए नासा ने पहला कदम सफलतापूर्वक उठा लिया है। अगर नासा की माने तो इस मिशन के सारे चरण पूरा होने तक यानी 2030 में इंसान चंद्रमा पर रहने लगेंगे और काम भी करने लगेंगे। इस अभियान के बारे में नासा के वरिष्ठ वैज्ञानिक और ओरियन लूनर स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम के प्रमुख हॉवर्ड हू का कहना है कि 2030 से पहले ही इंसान चंद्रमा पर लंबे समय के लिए रहने लगेंगे। और इसका मतलब केवल ये नहीं होगा कि चंद्रमा पर इंसानों के लिए रहने लायक जगह बन जाएगी, बल्कि काम में उनका साथ देने के लिए वहाँ बहुत सारे रोवर भी मौजूद होंगे। चांद में एक बेस क्रिएट कर सकता है क्या, ये है उसका लक्ष्य। अभी तक क्या किया, धरती से गया, चांद में उतरा, 2-3 दिन उधर रहा, उधर से सैंपल्स कलेक्ट किया, वापस आ गया। बट
आप जाके उधर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके बिल्डिंग के अंदर आप 3 महीना 4 महीना 5 महीना रहना एंड कंटिन्यूसली आप वापस आ गया बट दूसरा आदमी जाके उधर रहने शुरू कर दिया। इस तरह से कंटिन्यूसली चांद में ह्यूमन हैबिटेशन करने का लक्ष्य है। दरअसल डॉक्टर हू ओरियन के डिजाइन, विकास, उत्पादन और ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार है। उनका साफ कहना है कि ओरियन को बिना किसी क्रू के चंद्रमा तक भेजना केवल एक परीक्षण भर है, लेकिन आर्टेमिस के आगे के चरण पूरा होने के बाद दुनिया इसी दशक में लोगों को लंबे समय तक चंद्रमा पर रहते हुए देखेगी। हॉर्बर्ट हू के मुताबिक 2030 से पहले ही वहां जाने वाले वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के रहने की जगह बन चुकी होगी और उनके पास घूमने के लिए रोवर होंगे। ये सारे रोवर कामों में उनकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। ये लोग चांद पर रहते हुए बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करेंगे। चांद में अभी प्लान ये है दैट चांद का ध्रुव प्रदेश में इस तरह से स्टेशन एस्टैब्लिश करने के लिए चांद का ध्रुव प्रदेश में पानी, सो पानी को आप स्प्लिट कर दिया तो हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन आप ब्रीथ करने के लिए यूज कर सकता है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप यूज करके फ्यूल बना सकता है, हाइड्रोजन फ्यूल यूज कर सकता है। इस तरह से वो पानी यूज करके कुछ ना कुछ हम कर सकता है, वो एक प्लान है। बट स्टिल इनिशियल ईयर्स में खाने के लिए चीज वगैरह वगैरह धरती से उधर लेके जाना पड़ेगा। यानी आर्टेमिस 1 मिशन नासा के इस महत्वाकांक्षी अभियान का पहला चरण है। मिशन के दूसरे चरण का नाम आर्टेमिस 2 है, जिसे नासा 2024 में लॉन्च कर सकता है। दूसरे चरण की खास बात है कि मिशन के दूसरे पड़ाव में कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी जा सकते हैं, लेकिन ये एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर कदम नहीं रखेंगे। वे सिर्फ चांद के ऑर्बिट में घूमकर वापस आ जाएंगे। दूसरे चरण के बाद मिशन के तीसरे चरण की शुरुआत होगी। फाइनल मिशन आर्टेमिस 3 के जरिए चांद की सतह पर कदम रखा जाएगा, यानी तीसरे चरण में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरेंगे। ये मिशन 2025 या फिर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। इस मून मिशन की एक और खास बात है, ये पहली बार होगा जब कोई महिला एस्ट्रोनॉट चांद पर कदम रखेगी। चांद पर पहुंचने के बाद साउथ पोल में एस्ट्रोनॉट्स रिसर्च करेंगे। इस दौरान चांद पर मौजूद पानी और बर्फ पर रिसर्च की जाएगी। आर्टेमिस 1 मैंने जैसे कहा ये अनक्रूड था। इस बार तो उन्होंने कुछ मैनिक्विन या पुतले दिए थे, तीन चार पुतले लगाए थे जिसके अंदर सेंसर्स हैं, जिससे हम पता चलेगा कि मनुष्य जब जाएगा तब वो तापमान, स्पीड, ग्रेविटेशनल पुल ये सब सह पाएंगे या नहीं। लेकिन आर्टेमिस 2 से मनुष्य जाएंगे, एस्ट्रोनॉट जाएंगे। आर्टेमिस 2 2024 में जाएगा, उसमें मनुष्य लैंड नहीं करेगा चंद्रमा पे, लेकिन आर्टेमिस 3 में मनुष्य लैंड करेगा और फिर जैसे मैंने कहा वो मकसद की ओर और बढ़ेगा। लेकिन चांद का एग्जोस्फेयर यानी उसकी बाहरी सतह और पर्यावरण इंसानों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे में नासा इस चुनौती से कैसे पार पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दो चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला चैलेंज है बिकॉज उसका एटमॉस्फेयर कुछ नहीं है, ओजोन लेयर कुछ नहीं है। इसका मतलब है दैट सन का खतरनाक रेस चांद में फैलेगा। सो हम उधर होने के समय रेडिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज होना चाहिए। दूसरा, चांद में लगभग 15 डेज डे टाइम होगा, 15 डेज नाइट टाइम। नाइट टाइम में बहुत कोल्ड होगा, लगभग -120 डिग्रीज उतना कोल्ड होगा। डे टाइम में लगभग +200 डिग्रीज उतना हॉट होगा। इस तरह से हॉट एंड कोल्ड चेंज ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होगा। कोई भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये दोनों वातावरण में तापमान में वो अच्छे से काम करना है, वो एक बड़ा सवाल होगा। फिलहाल नासा के वैज्ञानिक आर्टेमिस 1 से मिली जानकारी और डेटा के रिसर्च में जुट गए हैं। आर्टेमिस 1 की कामयाबी के बाद अगर इसके आगे के चरण भी सफलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं तो इंसान का वो सपना पूरा हो जाएगा जिसे वो शायद आसमान में धरती के चांद की खोज के बाद से देखता आ रहा है। वो सपना जो हर रात जागती आंखों में आता है कि एक रोज धरती माँ के आंगन से उड़कर जाएंगे और चंदा मामा को अपना घर बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वैसे वास्तव में देखा जाए तो नासा के इस मिशन मून की शुरुआत 60 के दशक में ही हो चुकी थी। ये वही दौर था जब अमेरिका और रूस के बीच स्पेस रेस में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ लगी थी। स्पुतनिक के साथ रूस पहले ही अंतरिक्ष में झंडे गाड़ चुका था, लेकिन चांद पर इंसान को पहली बार उतारकर नासा ने इस रेस में बाजी मार ली थी। कई साल की कोशिश के बाद नासा को ये सफलता मिली थी। इसके बाद नासा ने 1968 से 1972 के बीच चांद पर 2 दर्जन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा। जरा सोचिए कि 8 अरब लोगों की दुनिया में आज तक नासा केवल 24 लोगों को ही चांद पर भेज सका है, यानी ये 24 एस्ट्रोनॉट चांद के ऑर्बिट तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इनमें से भी केवल 12 अंतरिक्ष यात्री मूनवॉक यानी चांद पर चहलकदमी करने में सफल हुए हैं। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे। उनके साथ इस मिशन में एडविन बज एल्ड्रिन भी गए थे। मूनवॉक यानी चांद पर चहलकदमी करने वाले 12 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स में से दुनिया में अब बस 4 ही मौजूद हैं, यानी 8 अरब में से सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जो चांद की सतह पर कदम रखने में कामयाब रहे थे। आइए एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर कौन थे अमेरिका के ये 12 मूनवॉकर जिन्होंने चांद पर चहलकदमी करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इनमें पहले थे नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 मिशन के जरिए चांद पर गए थे और वो 2012 तक दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स के लिए प्रेरणा बने रहे। नील आर्मस्ट्रांग के साथ ही अपोलो 11 में एडविन बज एल्ड्रिन भी चांद पर पहुंचे थे। इसके बाद बारी आई अपोलो 12 की, जिसमें चार्ल्स पीट कोनार्ड चांद की सैर पर गए। अपोलो 12 में ही एलन बीन भी उनके साथ मून मिशन पर गए थे। उस वक्त एक के बाद एक अपोलो मिशन की मानो झड़ी लगा दी थी अमेरिका ने। अपोलो 12 के बाद अपोलो 14 की बारी आई, जिसमें एलन बी शेफर्ड जूनियर चांद की सतह पर पहुंचे थे। इस मिशन के जरिए अमेरिका के अगले मूनवॉकर बने थे एडगर डी मिशेल। इसके बाद नासा ने अपोलो 15 को चांद पर भेजा था। अपोलो 15 के जरिए डेविड आर स्कॉट चांद को छूकर आए थे। उसके साथ ही अपोलो 15 में जेम्स बी अर्विन भी मूनवॉक करने पहुंचे थे। अपोलो 15 के बाद अपोलो 16 मिशन में जॉन यंग चांद पर गए थे। इस मिशन में उनके साथ नासा ने चार्ल्स एम ड्यूक को भी चांद पर भेजा था। आखिर में नासा ने अपोलो 17 को भेजा, जिसके जरिए यूजीन सेनन चांद पर गए और उनके बाद हैरिस श्मिट चांद पर वॉक करने वाले आखिरी एस्ट्रोनॉट बने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जीएनटी पर, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।